हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका इसके नए टॉपिक में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत में जीएसटी कानून कैसे राजकोषीय नीति से जुड़ा हुआ है, भारत में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन कानून क्या है और भारत में किस तरह के कानूनी ढांचे के तहत सब्सिडी दी जाती है। ये टॉपिक बहुत अलग टॉपिक है, लगभग ये एक जनरल नॉलेज का टॉपिक है या जीएस से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिलेट करता है राजकोषीय नीति के ढांचे से ही। ठीक है, इकोनॉमी का टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, उसे हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला क्या कह रहा है कि भारत में जीएसटी कानून कैसे राजकोषीय नीति से जुड़ा हुआ है। जो जीएसटी कानून आया वो राजकोषीय नीति से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ये भारत में हम लोग को बताना है। भारत में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन कानून क्या है, ये हम लोग को बताना है। और भारत में किस तरह के कानूनी ढांचे के तहत सब्सिडी दी जाती है, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो पहला जो हम लोग का टॉपिक था, जो राजकोषीय नीति और कानून, इसकी विस्तृत विश्लेषण अगर देखें तो आपने बहुत ही सटीक और प्रासंगिक सवाल पूछे हैं। ये जो सवाल है, ये हम लोग के जो जहन में चलते हैं वो क्या है, बहुत ही सटीक और प्रासंगिक सवाल पूछे हैं, जो कि कानून छात्र होने के नाते आपकी यह जिज्ञासा दर्शाती है कि आप कानून और अर्थशास्त्र के बीच संबंध को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि लॉ और इकोनॉमिक्स में रिलेशन है, उसको समझने का ट्राई करना चाहिए ना। तो अगर ये हम लोग के जहन में सवाल चल रहे हैं कि भारत में अगर जीएसटी कानून आया है तो वो कैसे मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, भारत में अगर सार्वजनिक ऋण प्रबंधन कानून है वो क्या है, और भारत में किस तरह के कानूनी ढांचे के तहत सब्सिडी दी जाती है, ये बहुत अलग टॉपिक है। अगर इसे हम लोग देखना चाहें कानून या लॉ के पर्सपेक्टिव से, तो ये हम लोग को बताता है कि इसके बीच में संबंध को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आइए इन सवालों को क्या करते हैं, हम लोग विस्तार से जानने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो पहला टॉपिक हम लोग के जहन में चला था कि भारत में जीएसटी कानून जो है, या जो भारत में जीएसटी कानून वो राजकोषीय नीति से कैसे जुड़ा हुआ है, वो पढ़ते हैं। तो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है, क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है, जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री पर लगाया जाता है। जैसे कोई हम लोगों ने वस्तु खरीदी तो हम लोग कहते हैं जीएसटी लग गई, 18% लगी, 12% लगी, 3% लगी, 2%, जो भी जितनी परसेंट भी जीएसटी लगती है हर गुड्स और सर्विसेज टैक्स की एक जीएसटी डिसाइड है, उतने ही परसेंट जीएसटी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस पे लगती है। ठीक है, और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है। ठीक है, तो जो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री पर लगाया जाता है। ठीक है, और यह भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर सुधार था। जब ये जीएसटी लागू किया गया था तो ये भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण कर सुधार था, मतलब कर के जो क्षेत्र में बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण सुधार था, जिसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना था और राजस्व संग्रह बढ़ाना था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, सबसे बड़ा एक तो कर प्रणाली को और सरल बना दिया, मतलब जो टैक्सेस जो अलग अलग चीज में अलग अलग तरीके टैक्स ने, एक पर्टिकुलर टैक्स एक ही टैक्स बना दिया, गुड्स एंड सर्विसेज का जीएसटी। ठीक है, हर प्रोडक्ट पे अलग अलग नाम का टैक्स नहीं चलना, एक ही टैक्स चल रहा जीएसटी। ठीक है, तो इसको सरल बना दिया और राजस्व संग्रह बढ़ा दिया। जो हम लोग के अंदर या हम लोग के जो देश में के अंदर जितने भी बढ़ रहे हैं, या जो मतलब हम लोग की इकोनॉमी बढ़ रही है, जो उसकी इकोनॉमी हम लोग की बढ़ा रहे हैं, तो उसको बढ़ाने के अंदर जीएसटी का बहुत बड़ा एक रोल प्ले रहा है। ठीक है, अब आगे इसमें जो कोर टॉपिक है उसका राजकोषीय नीति से संबंध। जो भारत में अक्सर जीएसटी, मेन बात तो यही है कि जो जीएसटी कानून है वो राजकोषीय नीति से कैसे जुड़ा हुआ है, ये संबंध हम लोग को देखना है। तो जीएसटी से जो संबंध है, तो जीएसटी कानून सीधे तौर पर भारत की राजकोषीय नीति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो जीएसटी कानून है वो सीधे तौर पर, कोई अलग तरीके नहीं, सीधे बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से जुड़ा हुआ है भारत की राजकोषीय नीति से। क्यों जुड़ा हुआ है, आप चलते हैं ऊपर, हम लोग देखते हैं कि जो राजस्व का प्रमुख स्रोत है, जीएसटी क्या है, सबसे पहले तो राजस्व का प्रमुख स्रोत है। दूसरा क्या है, अर्थव्यवस्था को गति देने वाला उपकरण है, इकोनॉमिक्स को मतलब मोशन देने वाला यानी गति देने वाला क्या है, उपकरण है, उसको एक तरीके पुश देने वाला उपकरण है और एलिमेंट है, जो राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद करता है। राजकोषीय घाटे को क्या करने में, कम करने में क्या करता है, मदद करता है। कौन, जीएसटी। तीन जो टॉपिक है इन्हीं से पता लग जाएगा कि जो भारत में जीएसटी कानून है वो राजकोषीय नीति से कैसे संबंध रखता है, कैसे जुड़ा हुआ है। पहला हम लोग का राजस्व का प्रमुख स्रोत है, कौन, जीएसटी। तो पढ़ते हैं, तो जो जीएसटी सरकार के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। जीएसटी संग्रह में वृद्धि होने से सरकार के पास अधिक धन होता है। तो जीएसटी संग्रह में जो वृद्धि होने से क्या होता है, सरकार के पास अधिक धन होता है, जिसे वह
अब विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च कर सकती है। जिससे क्या हो सकता है, वो विभिन्न विकास कार्यों पर क्या कर सकती है, खर्च कर सकती है। उसी तरीके से जो दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था, अर्थव्यवस्था को गति देने में उपकरण है। अर्थव्यवस्था को गति देने का उपकरण है जीएसटी से देश भर में एकल कर प्रणाली लागू हुई है। मतलब एक ही कर लग रहा है जीएसटी, उसमें अलग हर वस्तु पे हर सर्विस पे अलग अलग टाइप के टैक्सेस नहीं लगना है, एक ही टैक्स लग रहा है जीएसटी। एकल कर प्रणाली लागू हो गई जीएसटी आने से, जिससे क्या हुआ, व्यापार और वाणिज्य क्या हो गया, आसान हो गया। सबसे पहले तो आसान हो गया, जहां पे चीज आसान हो जाती है वहां पे दिक्कतें खत्म हो जाती है। ठीक है, इससे अर्थव्यवस्था को गति मिली और राजस्व संग्रह में क्या हुई, वृद्धि हुई। और अगर राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी तो राजकोषीय घाटा ऑटोमेटिक कम होने में मदद कर रहा है जीएसटी। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद कैसे कर रहा है जीएसटी। तो जीएसटी से सरकार के राजस्व में वृद्धि होने से राजकोषीय घाटे में कम करने में मदद मिल रही है। भाई मैं कह रहा था, अगर किसी भी देश का राजकोषीय राज संग्रह ही बढ़ता चला जा रहा है तो उसका राजकोषीय घाटा तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगर आपकी सैलरी ही बढ़ती चली जा रही तो आप कितना भी खर्च बढ़ा लो वो तो कम होते ही चले जाएंगे। कि आप जितना खर्च करा, भाई 1 लाख सैलरी है, खर्च 20,000 है, तो आपको थोड़ी पता लगेगा। ठीक है, आपकी सैलरी के अंडर ही आपके खर्च रहेंगे तो राजकोषीय घाटे की कमी होती ही चली जाएगी। ठीक है, तो ये इससे हम लोग को पता चलता है कि भारत में जो जीएसटी कानून है वो राजकोषीय नीति से कैसे प्रभावित करता है, कैसे वो जुड़ा हुआ संबंध रखता है, क्या क्या वो एलिमेंट यूज कर रहा है इकोनॉमी को बढ़ाने में, किसी देश की या भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने में वो क्या कैसे यूजफुल है, कैसे वो पुश कर रहा है उनको। जीएसटी एकल कर प्रणाली को कैसे वो मतलब कि आगे बढ़ के दिखा रहा है। तो ये हम लोग का जो टॉपिक था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जो भारत में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन कानून क्या है। अब अगला हम लोग का टॉपिक क्या था, उसके साथ साथ भारत में जो सार्वजनिक ऋण प्रबंधन कानून है वो क्या है, तो वो पढ़ेंगे। जो भारत में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन कानून के लिए कोई एकल कानून नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर कानून नहीं है। भारत में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के लिए सार्वजनिक ऋण प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नियम और विनियम विभिन्न कानूनों और अधिनियमों में बिखरे हुए हैं। जो सार्वजनिक ऋण प्रबंधन है उससे जो संबंधित क्या है, विभिन्न नियम और विनियम विभिन्न कानूनों और अधिनियमों में क्या हुए हैं, बिखरे हुए हैं। और इनमें से कुछ प्रमुख कानून है, इनमें से क्या है, कुछ प्रमुख कानून है। जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम है, वो उसमें से क्या है, प्रमुख कानूनों में से एक है भारत में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के। अब इसे पढ़ते हैं तो देखेंगे यह अधिनियम जो है भारत में केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को नियंत्रित करता है। जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम है ये क्या करता है, केंद्रीय बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम। आरबीआई क्या करती है, सरकार को ऋण देता है और सरकारी ऋणों का प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो सरकारी ऋणों को चाहिए, जैसे अगर सरकार को ऋण चाहिए तो आरबीआई उसको क्या करता है, ये ऋण उपलब्ध कराता है। कुछ जरूर मतलब कुछ टर्म एंड कंडीशंस पे। ऐसा नहीं है कि ऐसे सरकार ने मांगा आरबीआई ने कह दी ले जाओ 1 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ 600 करोड़ 500, नहीं, कुछ टर्म एंड कंडीशन पे और कुछ पर्टिकुलर लॉस बने हुए, उन्हीं के आधार या उन्हीं की क्राइसिस के आधार पे ही वो लोन को क्या करता है, जनरेट करता है सरकार के लिए। ठीक है तो जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम है, यह अधिनियम भारत के केंद्रीय बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को नियंत्रित करता है। और आरबीआई जो क्या होती है, सरकार को ऋण देता है और सरकारी ऋणों का प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला टॉपिक है जो भारतीय संविधान क्या करता है। भारतीय संविधान देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 292 के तहत केंद्र सरकार को ऋण लेने का अधिकार है। जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 292 के तहत क्या है, केंद्र सरकार को क्या ऋण लेने का क्या है, अधिकार है। भारतीय कंपनी अधिनियम देखा जाए तो यह अधिनियम उन कंपनियों को नियंत्रित करता है जो सरकार को क्या देती हैं, ऋण देती हैं। ठीक है, जो यह अधिनियम अगर देखा जाए तो उन कंपनियों को क्या कर रहा है, नियंत्रित करता है जो सरकार को क्या दे रही है, ऋण देती है। भारतीय कंपनी अधिनियम। और भारतीय संविधान क्या था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 292 जानक आर्टिकल 292 के तहत केंद्र सरकार को ऋण लेने का अधिकार है। अगर कोई पूछ दे कि भारतीय संविधान में कौन से सेक्शन में केंद्र सरकार को ऋण लेने का अधिकार है और लोन लेने का अधिकार है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 292 के अंतर्गत ये कहा गया है कि केंद्र सरकार आरबीआई से ऋण ले सकती है। ठीक है, भारतीय कंपनी अधिनियम क्या बताता है, तो यह अधिनियम उन कंपनियों को नियंत्रित करता है जो सरकार को ऋण देती हैं या सरकार को क्या देती हैं, लोन देती हैं। ठीक है,
अगला बोल रहा है कि जो विभिन्न वित्तीय अधिनियम क्या होते हैं, तो ये बताता है कि जो सरकार समय समय पर विभिन्न वित्तीय अधिनियम पारित करती रहती है। ये क्या करती है, जो सरकार होती है वो समय समय पर या टाइम टू टाइम क्या करती है, विभिन्न अलग अलग तरीके के वित्तीय अधिनियम पारित करती रहती है, जिसमें सार्वजनिक ऋण प्रबंधन से संबंधित प्रावधान होते हैं। ठीक है, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन से प्रावधान किसके अंदर होते हैं, जो जो सरकारें होती है विभिन्न विभिन्न जो वित्तीय अधिनियम समय समय पर टाइम टू टाइम क्या करती रहती हैं, लागू करती रहती हैं, पारित करती रहती हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि जो सार्वजनिक ऋण जो है प्रबंधन के कुछ प्रमुख सिद्धांत में शामिल, जो सार्वजनिक ऋण है प्रबंधन के कुछ प्रमुख सिद्धांत वो शामिल है, क्या है, ऋण का स्तर, ऋण की अवधि और ऋण की लागत। ऋण का स्तर देखा जाए तो सरकार को अपनी आय के एक निश्चित प्रतिशत के से अधिक ऋण नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर सरकार को अपनी आय के, एक आय है उसकी एक निश्चित प्रतिशत, एक निश्चित मतलब एक पर्टिकुलर एक परसेंटेज बना दिया, उससे अधिक ऋण लेना नहीं चाहिए। ऋण का स्तर बताता है। ऋण की अवधि में देखा जाए तो सरकार को दीर्घकालिक ऋण लेने से बचना चाहिए, मतलब उसे लॉन्ग टर्म लोन लेने से बचना चाहिए। शॉर्ट टर्म लोन वो ले सकती है, उस पर अधिक ज्यादा जोर देना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या है, वो ऋण की अवधि पर बहुत ज्यादा सिद्धांत बताता है सार्वजनिक ऋण प्रबंधन का। ठीक है, एक तो ऋण का स्तर बता दिया कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज पर ही उसे लोन, उतना ही लोन उसे लेना चाहिए, और एक मतलब एक टाइम पीरियड भी बता दे कि इतने टाइम पीरियड, लॉन्ग टर्म गोल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं उसे लोन लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लोन लेने की उसे ज्यादा ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि वो जल्दी ले और जल्दी से ही चुका दे, इंटरेस्ट कम लगेगा और दिक्कतों का सरकार को कम सामना करना पड़ेगा। और ऋण की लागत कैसी होनी चाहिए, सरकार को कम ब्याज दर पर ऋण लेने का प्रयास करना चाहिए। और ऋण की लागत के आधार पर देखना चाहिए कि जो सरकार ऋण ले रही है या जो वो लोन ले रही है उसको वो लोन लेने चाहिए जो उसे क्या कर सके, सरकार को मतलब उसे कम ब्याज दर पे ही मिल सके। ठीक है, कम ब्याज दर पे ही वो लोन ले सके। ठीक है, उसको उसे प्रयास करने चाहिए। तो हम लोग अगर देखें कि अगला टॉपिक, मतलब हम लोगों ने इसका इतना टॉपिक तो पढ़ लिया हम लोगों ने, अब अगर आगे का टॉपिक देखेंगे तो क्या बोल रहा है कि जो भारत में किस तरह के कानूनी ढांचे के तहत सब्सिडी में दी जाती है। अब अगला टॉपिक है, तो सबसे ज्यादा ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अगर भारत में जो किस तरीके से सब्सिडी दे रही है, किस कानूनी ढांचे, किस लॉ स्ट्रक्चर के अंतर्गत आके ही सब्सिडी दी जा रही है लोगों को। तो लोग यूज कर रहे हैं, सरकार की जो चीजें खरीद रही है जिसमें जोर दे रहे कि वो कंजम्पशन बढ़ा सके, और तो उन्हें तो फायदा कैसे मिल रहा है जनता को, सब्सिडी जो अगर सरकार दे रही है उन्हें मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है, और किस और दे भी रही है तो किस स्ट्रक्चर के अंतर्गत, क्या उसके पैरामीटर, किस पैरामीटर के आधार पर वो सब्सिडी प्रदान कर रही है भारत सरकार लोगों को, जो हमारे जो आम जनता है। तो देखेंगे तो भारत में जो सब्सिडी है देने के लिए कोई एकल कानून नहीं बनाया गया, कोई एक पर्टिकुलर कानून नहीं बनाया गया है। और उसमें देखा जाए सब्सिडी क्या है, विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, अलग अलग योजनाएं चला देती है सरकार, और कई माध्यम मीडियम बना दी जाते हैं, उसके आधार पर ही क्या दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं लगातार। ठीक है, पहला जैसे कि कानूनी ढांचा सबसे ज्यादा जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कानूनी ढांचे या लॉ स्ट्रक्चर। सब्सिडी देने के लिए सरकार विभिन्न कानूनों और नियमों का उपयोग करती है। ठीक है, सब्सिडी देने के लिए क्या करती है सरकार, विभिन्न कानूनों और नियमों का उपयोग करती है। इसमें क्या क्या शामिल है, नीचे बजट, सबसे पहला बजट के आधार पर देती है सरकार, हर साल एक बजट पेश करती है जिसमें विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रमों के लिए धन आवंटित किया जाता है। ठीक है, सरकार हर साल हम लोग के लिए बजट निकालती है। ठीक है, और सरकार हर साल बजट निकालते हुए उसमें पेश क्या करती है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाती है और कार्यक्रम लाती है, फंक्शन लाती है, जिसके अंतर्गत धन आवंटित किया जाता है, बांटा जाता है सबको। ठीक है, और उसी प्रकार से विभिन्न अधिनियम बनाए जाते हैं। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को अपने अपने अधिनियम होते हैं, सबके अपने अपने अधिनियम होते हैं। ठीक है, अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग जो विभाग हो गए जिसमें या जिनमें सब्सिडी देने से संबंधित प्रावधान होते हैं, या जिसमें क्या होता है सब्सिडी देने के लिए अलग अलग तरीके के प्रावधान दिए होते हैं सबके अधिनियमों में। और कार्यक्रम दिशा निर्देश, जो कार्यक्रम के दिशा निर्देश हैं उसके आधार पर भी सब्सिडी मिलती है। तो सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश जारी करती है, जिनमें सब्सिडी देने के लिए पात्रता, मानदंड और प्रक्रिया निर्धारित होती है। मतलब हर साल मतलब दिशा निर्देश देती है कार्यक्रम फंक्शन में, उसके जिसमें क्या पैरामीटर्स होते हैं, ये मानदंड हो गए, इसके प्रक्रिया प्रोसेस बता देती है, वो निर्धारित कर देती है कि ये आप करोगे उसके बाद ही आपको सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, सब्सिडी देने का
आखिर उद्देश्य क्या है सरकार का। हर चीज के में एक उद्देश्य होता है, क्या होता है, एक मोटिव होता है। आप पढ़ने आए तो आपका भी मोटिव होगा, या तो आपका कल पेपर होगा तभी तो आप आज वीडियो खोल रहे हो, आप आज टॉपिक ढूंढ रहे हो, या तो आप नॉलेज गेन कर रहे होगे कि यार आपके मन में एक सवाल आया होगा अचानक से कि यार मतलब सब्सिडी दे रही है सरकार और किस मतलब कैसे वो पूरी एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस आप देख रहे होगे। ठीक है, हर चीज की एक नीड होती है, पीछे मोटिवेशन होता है हर चीज को करने का। हर चीज में दो ऑप्शन होते हैं, आपको करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। विचार आ रहे हैं आपके मन में, करना है नहीं करना वो आपके हाथ में। ठीक है, नहीं करना है, अच्छी चीजें अगर आ रही हैं तो आप वो करो, वो ऑप्शन चूज करो, और बुरी चीजें यानी उसको नहीं करने वाला ऑप्शन चूज करो। ठीक है, वो आपके हाथ में है, आपका दिमाग है। लेकिन टॉपिक पे आते हैं वापस, एक सब्सिडी देने का आखिर उद्देश्य क्या है सरकार का। गरीबों को लाभ पहुंचाना, दूसरा उद्देश्य है उत्पादन को बढ़ावा देना, और तीसरा उद्देश्य क्या, रोजगार सृजन। गरीबों को लाभ पहुंचाना हर सरकार का उद्देश्य होता ही होता है, लेकिन बेचारों को मिल कोई लाभ नहीं रहा है, ले सब अमीरी लाभ रहे हैं, और कही जाए कि गरीबों को भी मिल रहा है। अब आपको मैं बताता हूं, थोड़ा सा 5 मिनट अगर लेना चाहूं तो बताऊंगा कि गरीबों को भी लाभ मिल रहा है, अमीरों को भी लाभ मिल रहा है। पिस कौन रहे हैं, मिडिल क्लास लोग। मतलब मिडिल क्लास लोग वो लोग हो गए, ना ही वो चैन से सो सकते हैं, ना ही वो चैन से जाग सकते हैं। ठीक है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। सरकार कोई उनके लिए स्पेशल काम नहीं कर रही है, सरकार उनके लिए कोई वो ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे उन्हें राहत मिल सके। मिडिल क्लास की बात कर रहा है, गरीबों को फ्री अनाज मिल रहा है, जो कतई बिल्कुल होगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो मिडिल क्लास आदमी क्या होता है, उसकी एक इमेज बनती है, मतलब एक उसकी एक छोटी सी सोसाइटी होती है, उसमें उसकी इमेज बनी हुई होती है। वो चाह के भी सब्जी नहीं बेच सकता है, गरीब आदमी सब्जी बेच रहा, काम बुरा नहीं है, मिडिल क्लास से ज्यादा वो सब्जी वाला कमा रहा हो भले, लेकिन मैं बता रहा ना, उनकी उसकी एक इमेज बनी है सोसाइटी में, एक छोटी सी अपनी एक आसपास की सोसाइटी इन्वायरमेंट में उसकी इमेज बनी हुई है। जैसे गरीब आदमी सब्जी बेच सकता है, गरीब आदमी चाहे जो कर सकता है, उसके लिए तो सब कुछ धंधा है, मिडिल क्लास आदमी नहीं कर सकता। सरकार किसके लिए कर रही है, गरीब के लिए, गरीब के लिए कर रही है। वो करना आखिर किसके लिए चाहिए, मेन गरीब तो वो हैं, मिडिल क्लास लोग। अगर देखा जाए, अगर आप रियल में आप बिल्कुल मेरी बात समझ रहे होगे, जो आप बहुत करीब से देख रहे हो, जो लोग आ रहे हैं मिडिल क्लास से, रियल में जो लोग आ रहे हैं, जो ये बात सुनेंगे, तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें बहुत बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये लगता नहीं है कि यहाँ मिडिल क्लास है वो अच्छा कमा रहे होंगे, 10-15 हजार में आज की डेट में कुछ नहीं होता है। ठीक है, गरीब आदमी पर डे 500 कमाएगा, दिन के महीने के कितने हो गए, महीने कितनों का अंदाजा लगा लो आप। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा कि गरीब आदमी को तो लाभ मिल, अमीर तो ले रहा है लाभ, देखो पैसा तो पैसे को बनाता ही है, उसकी तो बात ही छोड़ दो। गरीब लाभ ले रहा है, जो रियल में गरीबी में जी रहे हैं उन्हें कोई लाभ नहीं मिला, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है आज की डेट में। ठीक है, तो ये मेरे कहने का मतलब था। अक्सर में गरीब को लाभ पहुंचाना सरकार का मोटिव रहता है, लेकिन जो रियल गरीब है, जो रियल में जिन्हें जरूरत है, उन्हें आज भी वो उन लाभों से वंचित है, उन्हें नहीं, वो उनके तक बातें नहीं पहुंच रही हैं, वो उनसे वंचित है। ठीक है, बैक टू द पॉइंट कि गरीबों को लाभ पहुंचाना, सरकार सब्सिडी देकर गरीबों को सस्ती वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराती है। उसका ये मोटिव रहता है कि सरकार क्या सब्सिडी दे दे और लोगों को वो चीजें खरीद ले, सस्ती से सस्ती चीजें उन्हें उपलब्ध कराई जा सके, और अच्छी से अच्छी चीज, क्वालिटी वाइज चीज उन्हें उपलब्ध कराई जा सके। उत्पादन को बढ़ावा देती है सब्सिडी, जैसे कि सरकार कुछ उद्योगों को सब्सिडी देकर उत्पादन को बढ़ावा देती है, मतलब किसी कोई कोई जो उद्योग है उन्हें मतलब सब्सिडी दे देती है सरकार, जिससे वो क्या सकते और ज्यादा उत्पादन या प्रोडक्ट्स को बना सके, प्रोडक्शन को बढ़ा सके। ठीक है, रोजगार सृजन या एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देती है सरकार, सब्सिडी देकर रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है। ठीक है, अब इन सब टॉपिक्स का निष्कर्ष क्या निकला, तो जो राजकोषीय नीति है, निष्कर्ष क्या है इसका, जो राजकोषीय नीति और कानून एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। नो डाउट कि राजकोषीय नीति और कानून एक दूसरे से गहराई, इकोनॉमिक्स और लॉ ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक्स के बिना लॉ अधूरा है, लॉ के बिना इकोनॉमिक्स अधूरी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो राजकोषीय नीति और कानून एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, और राजकोषीय नीति में बदलाव आने पर कानूनों में भी बदलाव करने की आवश्यकता होती ही है। और कानून के छात्रों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय नीति कानून के माध्यम से कैसे लागू की जाती है। ठीक है, तो ये आज का लगभग टॉपिक था कि भारत में जीएसटी और कानून, और भारत में ये चीजों का क्या क्या रोल है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ा था हम लोगों ने अभी
कि भारत में जीएसटी कानून कैसे राजकोषीय नीति से जुड़ा हुआ है। अगला टॉपिक था अपना को सार्वजनिक ऋण प्रबंधन कानून क्या था, और अगला उसके आखिरी टॉपिक था कि कानूनी ढांचे के तहत किस कानूनी ढांचे के तहत भारत में सब्सिडी दी जाती है। फ्लॉलेस तरीके से आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। मैंने तो जितना अपना बेस्ट हो सकता था मैंने बताया, और अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो आप 1.5x लगा के एक बार आप रिपीट करके 2-3 बार देखोगे तो आपको फ्लॉलेसली आपको समझ में आ जाएगा। ये हम लोग का आज का टॉपिक था, लगभग टॉपिक खत्म हो गया है। साथ ही ऐसे इकोनॉमिक्स के टॉपिक आते रहेंगे, साथ में इस इकोनॉमिक्स की सीरीज में जुड़े रहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक से BLLB के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।